Hey guys, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, रेस्पिरेशन के टाइप्स, उसके स्टेप्स और हर एक स्टेप कौन से लोकेशंस पे होता है, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है बच्चों। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, जिसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस के साथ। पहले मैं डिफाइन करूंगा ग्लाइकोलिसिस को बच्चों। तो बच्चों, ग्लाइकोलिसिस इज डिफाइंड एज the stepwise enzymatic breakdown of glucose into two molecules of pyruvic acid. So this is the definition of glycolysis. तो बच्चों, कोई भी डेफिनेशन पढ़ने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि उसके कीवर्ड्स को ध्यान में रखो। तो बच्चों, आप ग्लाइकोलिसिस जब पढ़ते हैं तो इसके कीवर्ड्स क्या होंगे बताइए जरा। तो मैंने क्या बोला, ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस इज अ रिएक्शन। क्या है ये? रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन? तो सीरीज ऑफ रिएक्शन है, सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो सीरीज ऑफ रिएक्शंस के वजह से मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है जिसे कहते हैं स्टेप वाइज। अब बच्चों, जब आप ग्लाइकोलिसिस डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इन एवरी स्टेप्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन द रिएक्शन। तो हर एक स्टेप एंजाइमेटिक होगा, मतलब हर एक स्टेप एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगा। और बच्चों, ग्लाइकोलिसिस है क्या? तो ये है ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन है किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, किसमें ब्रेकडाउन होता है बच्चों? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, देखो C6H12O6 will go into glycolysis, results into the formation of two molecules of pyruvic acid. तो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। तो बच्चों देखो, ये ग्लाइकोलिसिस है, एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को, ये फ्लो चार्ट में बहुत सारे सबस्ट्रेट्स हैं, उन सबस्ट्रेट्स के नाम आपको याद रखने होते हैं। हर स्टेप में कौन सा रिएक्शन होता है ये आपको याद रखना होता है, और प्लस उसके एंजाइम्स भी बच्चों आपको याद रखने पड़ते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, मैंने एक नॉनसेंस टर्म बनाया है, नॉनसेंस गाना, जिससे आप लोग को ये ग्लाइकोलिसिस आसान हो जाएगा। तो वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ ग्लाइकोलिसिस। बच्चों, हम लोग ग्लाइकोलिसिस है ना, वो बहुत ही फनी ट्रिक से पढ़ेंगे। मैंने ग्लाइकोलिसिस के सबस्ट्रेट्स को ध्यान में रखते हुए एक गाने जैसा कुछ तो ट्रिक बनाया है। तो वो ट्रिक अभी जब मैं बोलूंगा तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उसको फॉलो करें, ठीक है? तो मैं इसे कुछ है इस तरह बोलता हूं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट धप करके गिरेगा। कैसे गिरेगा बच्चों? धप करके। और क्या बन जाएगा? पगल। क्या बन जाएगा? पगल। तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट धप करके गिरेगा, पगल बन जाएगा, पगल पगल रह जाएगा, धप पगल बन जाएगा। Thus two molecules of पगल are formed। तो बच्चों देखो, यहां तक सीक्वेंस कैसे आया याद रखो, मेरे साथ एक बार सब लोग रिपीट करेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट धप करके गिरेगा, पागल बन जाएगा, पगल पगल रह जाएगा, धप पगल बन जाएगा। Thus two molecules of पगल are formed। तो बच्चों, ये पागल है। कौन है? पागल। तो पागल आदमी किसी के घर पे मेहमान बन के गया। क्या बन के गया बच्चों? मेहमान। तो आपके घर पे मेहमान आता है तो आप उसकी क्या करते हैं? मेहमान नवाजी।
तो मेहमान नवाजी के लिए आप उससे पूछते हैं कि आप क्या लेंगे, पीने में क्या लेंगे। तो वैसे ही ये पागल जब किसी के घर पे गया तो वहां के घर वालों ने उसको क्या ऑफर किया बच्चों, पीने के लिए दारू ऑफर किया। क्या ऑफर किया? दारू। अब दारू के दुकान पे बच्चों जब वो दारू लेने गए, सपोज दिस इज द शॉप, ये क्या है? वाइन शॉप है ये। तो बच्चों पागल जब वो घर पे जाता है तो वो घर वाले वाइन शॉप पे आते हैं और वो देखते हैं कि वाइन शॉप पे 3 ब्रांड्स के वाइन अवेलेबल हैं। एक ब्रांड का नाम है 1, दूसरे ब्रांड का नाम है 2, तीसरे ब्रांड का नाम है 3। तो वो घर वाले क्या करते हैं, तीनों ब्रांड्स के वाइन को खरीद के लाते हैं। अब तीनों ब्रांड्स के वाइन अलग अलग कॉस्ट के हैं, मतलब वो तीनों के प्राइस अलग अलग है। तो अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही वो पागल उनके घर पे आएगा तो उसको ये लोग क्या बोलेंगे कि 1, 3 दोनों पीजिए, मतलब 1 ब्रांड और 3 ब्रांड दोनों ब्रांड का आप दारू पीजिए। तो अब उस पागल को उस घर वाले क्या बोलते हैं बच्चों कि 1, 3 बाय पीजिए। तो 1, 3 दोनों पीने के बाद खत्म हो जाता है तो वो और मंगाने बोलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, 3 ब्रांड का दारू लेके आते हैं और उसे बोलते हैं 3 पीजिए। फिर 3 खत्म होता है, फिर बोलते हैं 2 पीजिए। फिर इतना सारा दारू पीने के बाद बच्चों उसका क्या हो जाता है, पीपा हो जाता है। क्या हो जाता है, पीपा। और वो लास्ट में क्या बन जाता है, पा। आपने एक पिक्चर देखा होगा, पा नाम का एक पिक्चर है जिसमें एक बच्चा होता है और वो बच्चा कैसा होता है बच्चों, पागल जैसी हरकत करता है। तो कोई भी दारू पीने के बाद कैसी हरकत करता है बच्चों, पागल जैसी हरकत। तो ये एक स्टोरी बन गया। क्या बन गया, स्टोरी। तो अब मैं एक बार वापस पूरे सबस्ट्रेट्स आपके लिए रिपीट करूंगा वो ट्रिक के साथ। तो बच्चों ट्रिक कुछ ऐसा है, ध्यान में रखें। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, धप करके गिरेगा, पागल बन जाएगा, पागल पगल रह जाएगा, धप पगल बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पगल आर फॉर्म्ड। अब ये पगल किसी के घर पे जाएगा तो उसको दारू पिलाओ। तो दारू कैसे पिलाओगे बच्चों, पहले बोलोगे 1, 3 बाय पीजिए, फिर बोलोगे 3 पीजिए, 2 पीजिए। इतना पीने के बाद उसका पीपा हो गया और वो लास्ट में क्या बन जाएगा बच्चों, पा बन जाएगा। अब ये ट्रिक अगर आपको याद रहता है बच्चों तो ये ट्रिक से आप सारे के सारे सबस्ट्रेट्स ग्लाइकोलिसिस के आराम से लिख सकते हैं, जो कि एक मेजर पोर्शन होता है ग्लाइकोलिसिस का। अगर बच्चों ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपके सबस्ट्रेट्स गलत होंगे तो आप ग्लाइकोलिसिस प्रॉपर लिख नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपके मार्क्स बोर्ड में कट होंगे। और अगर आप सीक्वेंस भूल जाते हैं तो आपको रिएक्शन याद नहीं रहेगा, जिसकी वजह से नीट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो भी आपसे गलत हो सकते हैं। इसलिए ये मैंने एक फनी ट्रिक बनाया है। अगर आप इस फनी ट्रिक को दोबारा रिवाइंड करके, सुन के, याद करके सारे सबस्ट्रेट्स लिख पाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा बच्चों। तो ये तो बात हो गया सारे सबस्ट्रेट्स का। अब सारे सबस्ट्रेट्स के बाद आपको क्या याद रखना चाहिए, वो है स्टेप्स के नाम। अब बच्चों काउंट ऑल द एरोस प्रेजेंट इन दिस ग्लाइकोलिसिस। सारे के सारे एरोस काउंट करो। एरो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो हाउ मेनी एरोज आर देयर इन दिस ग्लाइकोलिसिस? स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं बच्चों स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में कितने एरोज हैं? देयर आर टोटल 10 एरोज। अब जब 10 एरोज हैं तो इसका मतलब यहां पे टोटल 10 स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस होंगे। तो बच्चों ये 10 स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस के आपको नाम भी याद रखने पड़ते हैं, जो कि बच्चों आप कंफ्यूज हो सकते हो कभी। तो वो 10 स्टेप्स के रिएक्शंस के नाम याद रखने के लिए भी एक फनी ट्रिक है जो कुछ इस तरह है। यहां पे ध्यान देंगे बच्चों आप लोग। तो आप कुछ ऐसा बोलेंगे ट्रिक, एक मम्मी है। कौन है बच्चों? मम्मी। मम्मी क्या करेगी? एक बच्चे को पैदा करेगी। किसको पैदा करेगी? बच्चे को। तो बच्चे को पैदा करने के लिए मम्मी कैसे पैदा करेगी? पेप्सी पी के। ऐसा एक फनी ट्रिक है, इसे आप ऑफेंड ना हो, ये आपको याद रखने के लिए बनाया गया है। तो एक बच्चों एक मम्मी है जो क्या करेगी? बच्चे पैदा करेगी। कैसे पैदा करेगी? पेप्सी पी के। आप बोलेंगे पेप्सी पी के। तो इसको कैसे बोलोगे आप लोग? पिप्सीओ।
मतलब पेप्सी पियो, पिप्सियो पेप्सी पियो पैदा, देखो पिप्सियो पैदा। तो ये अगर आपको याद रहता है कि एक मम्मी है वो पेप्सी पी के बच्चे को पैदा करेगी, जिससे वर्ड क्या बनता है, पिप्सियो पैदा। तो ये वर्ड से आपको 10 के 10 स्टेप्स के नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को सारे स्टेप्स बताऊंगा, ध्यान से सुने। तो स्टेप्स के नाम याद रखने के लिए पहले आप लोग निमोनिक क्या लिखें, पिप्सियो पैदा। पिप्सियो पैदा निमोनिक लिखने के बाद इसके फुल फॉर्म्स के लिए जहां कहीं भी आपको पी दिखेगा वहां पे आप लोग को लिखना है फॉस्फोरिलेशन, जहां आपको आई दिखेगा वहां पे आप वर्ड यूज करेंगे आइसोमराइजेशन। अगर आपको वर्ड सी दिखता है तो वहां के लिए आप वर्ड यूज करेंगे क्लीवेज और ओपी। अब मैं एक एक स्टेप को अच्छे से डिटेल में बताता हूं, सुनिए आप। पी फॉर क्या हो जाएगा बच्चों, तो फॉस्फोरिलेशन, तो पहले आप लिख लेंगे फॉस्फोरिलेशन। आई फॉर आइसोमराइजेशन, पी फॉर फिर से फॉस्फोरिलेशन, जहां कहीं भी आपको पी दिखे वहां फॉस्फोरिलेशन लिख लो। ये रफ कर देता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉस्फोरिलेशन। अच्छा बच्चों, क्या ये सारे स्टेप्स में फॉस्फोरिलेशन 2 बार रिपीट हो रहा है? यस। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन को आपको नंबर 1 देना है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन 1। और सेकेंड फॉस्फोरिलेशन जो होगा उसको आप क्या देंगे, नंबर 2। अब बच्चों आपको आई भी 3 बार दिख रहा है, देखो 1 2 3, तो टोटल 3 आई है। तो आई के लिए वर्ड कौन सा यूज करना है बच्चों, आपको आइसोमराइजेशन। तो आई फॉर आइसोमराइजेशन, देयर आर टोटल 3 आइसोमराइजेशंस इन द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो आपको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट आइसोमराइजेशन को नंबर 1 देना है। फिर यहां आ गया सी, सी फॉर क्या लिखेंगे बच्चों, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब याद रखें आप लोग क्या होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। उसके बाद बच्चों वापस आ गया आइसोमराइजेशन। ओपी से याद रखें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ए फॉर एटीपी जनरेशन, जहां कहीं भी बच्चों ए आएगा उसको क्या बोलेंगे, एटीपी जनरेशन। तो टोटल आपको 2 ए दिख रहे होंगे, एक यहां एक यहां, तो इसको भी आपको नंबरिंग करना होगा। एटीपी जनरेशन 1, दिस इज आइसोमराइजेशन। कौन से नंबर का आइसोमराइजेशन है बच्चों, 3rd, तो यू विल कॉल इट एज आइसोमराइजेशन 3। और ये कौन सा हो गया, आइसोमराइजेशन 2। डी फॉर क्या लिखोगे बच्चों, डिहाइड्रेशन। ए फॉर एटीपी जनरेशन अगेन। तो दिस आर द टोटल स्टेप्स फॉर ग्लाइकोलिसिस। आप इसको अगर काउंट करेंगे तो यहां पे आपको 10 स्टेप्स दिखेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स। सो देयर आर टोटल 10 स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स के नाम पता चल गए। अब ये एक एक स्टेप्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये स्टेप्स आपको इन रिएक्शंस में अप्लाई कैसे करते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए। अगर वर्ड आया फॉस्फोरिलेशन तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। फॉस्फोरिलेशन वर्ड के लिए एटीपी को तोड़ना है। तो फर्स्ट रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में आपको क्या अप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप विच इज फॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन करने के लिए यहां पे देखो, रिएक्शन पे आओ। अब जब रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसके सबस्ट्रेट में सिर्फ ग्लूकोज था और प्रोडक्ट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। इसका मतलब यहां पे फॉस्फेट नहीं था, यहां पे फॉस्फेट ऐड हुआ। तो बच्चों इसमें फॉस्फेट ऐड करने के लिए वो फॉस्फेट का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। तो वो फॉस्फेट का सोर्स कौन रहेगा बच्चों, एटीपी। कौन रहेगा, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
अब बच्चों यहाँ पे फॉस्फेट नहीं था, यहाँ पे फॉस्फेट आया, इसका मतलब फॉस्फेट इसमें ऐड हुआ, और वो फॉस्फेट जो ऐड होगा वो कहीं ना कहीं से उसका कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। तो उसका सोर्स कौन होगा बच्चों? एटीपी। तो आप क्या याद रखें, एटीपी ब्रेक डाउन होगा, एटीपी टूटेगा और क्या बनेगा? एडीपी प्लस आईपी। और ये जो आईपी है बच्चों, इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसको इनऑर्गेनिक क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन या फिर हाइड्रोजन कंपाउंड्स नहीं है। जिसमें कार्बन या फिर हाइड्रोजन कंपाउंड्स नहीं होते हैं वैसे कंपाउंड्स को आप क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो आपका फॉस्फोरस है जो एटीपी से टूटा है उसे आप क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बच्चों किसके पास आ जाएगा? ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ जाएगा ग्लूकोज, और ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब बच्चों मैं आपको एक और बात समझाता हूं, जहां बायोलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में कहीं भी अगर आपको वर्ड मिलता है, किसी भी वर्ड के आगे आपको वर्ड अगर मिलता है ATION, इसे कहते हैं एशन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एडिशन। तो इस फर्स्ट रिएक्शन का नाम क्या है? यहां देख के बताओ। द नेम ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन इज फॉस्फोरिलेशन। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां पे आपको फॉस्फेट का एडिशन करना है। तो यहां आपको क्या करना है बच्चों? फॉस्फेट का एडिशन। अब आपने फॉस्फेट का एडिशन करना है तो कैसे करेंगे? एटीपी को तोड़ो, एडीपी प्लस आईपी बनाओ, और आईपी को किसके साथ जोड़ दो? ग्लूकोज के साथ, और वो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन। अब आप जब सेकंड रिएक्शन पे आएंगे तो सेकंड रिएक्शन के लिए सेकंड स्टेप को याद करो। सेकंड स्टेप क्या था? पिप्सियो पायदा। पिप्सियो पायदा में पी पहला था, आई सेकंड है, तो आई से क्या हो जाएगा? आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मतलब बच्चों, अभी मैं आपको आइसोमराइजेशन का मतलब समझाता हूं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6। क्या इसमें फॉस्फेट है बच्चों? यस, इसमें भी फॉस्फेट है, जो कौन से कार्बन पे है? 6th कार्बन पे है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब ग्लूकोज में 6 फॉस्फेट होता है ऐसा नहीं है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इसके 6th कार्बन पे फॉस्फेट अटैच्ड है। तो अगर मैं बात करूंगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कितने फॉस्फेट होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज ओनली 1 फॉस्फेट इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे, इसका कैसे लिखें आप? C6H12O6, इसके 6th कार्बन पे एक फॉस्फेट है। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कैसे लिखेंगे? C6H12O6, इसके 6th कार्बन पे एक फॉस्फेट लिख दिया आपने। तो आपको पता चला कि यार इसके फॉर्मूलेस तो सेम हैं। इसके फॉर्मूले सेम है तो इसका नाम क्यों अलग लिखा बच्चों? क्योंकि इसका एक रीजन है, इसके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट बट फॉर्मूला इज सेम। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और इनके बदलाव को क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन। तो बच्चों यहां क्या हो रहा है बताओ? यहां फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर है अलग अलग। स्ट्रक्चर है अलग अलग, इसके वजह से क्या हुआ? इनका नाम बदला। अब ये स्ट्रक्चर अलग होने के प्रोसेस को आप क्या बोल दोगे? आइसोमराइजेशन। इसीलिए बच्चों सेकेंड स्टेप का नाम क्या पड़ा? आइसोमराइजेशन। तो ध्यान से सुनो, what are isomers? Isomers are those compounds, isomers ऐसे compounds होते हैं जिनका क्या होता है? जिनका फॉर्मूला है सेम और स्ट्रक्चर है अलग अलग। तो आप isomers का मतलब कैसे याद करेंगे? फॉर्मूला है सेम, स्ट्रक्चर है अलग अलग। तो स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से इनके नाम अलग हो गए, और इस प्रोसेस को आपने क्या बोला? आइसोमराइजेशन। द वेरी फर्स्ट स्टेप वाज नोन एज phosphorylation and the second step is known as isomerization. Glucose 6 phosphate क्या बन गया? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 6, अब आपको थर्ड रिएक्शन पे ध्यान देना है बच्चों। मैं इसे रफ करता हूं। बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते रहो जहां भी आपको नेसेसरी हो। मतलब ऐसी कुछ चीजें मैं शॉर्ट टर्म के लिए लिख रहा हूं तो शॉर्ट टर्म के लिए फिर मैं थोड़ी देर बाद उसको रफ कर लूंगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप वो चीज
रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, इस प्रोसेस को आपने बोला आइसोमराइजेशन। अब थर्ड स्टेप आपको देखना है, थर्ड स्टेप में इसका सबस्ट्रेट कौन है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रुक्टोज प्रोडक्ट क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब इस कन्वर्जन में क्या हुआ बच्चों बताओ जरा, यहां पे सिर्फ एक फॉस्फेट था, यहां एक और फॉस्फेट ऐड हुआ, इसका मतलब यहां पे एक और फॉस्फेट आपको ऐड करना पड़ेगा। और जब कभी भी आपको फॉस्फेट ऐड करना होता है तो वो फॉस्फेट का सोर्स कौन होता है, एटीपी। तो आपको क्या करना है बच्चों, एटीपी को तोड़ो, एडीपी प्लस आईपी बनाओ, और आईपी को किससे जोड़ दो बच्चों, इसके साथ, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक फॉस्फेट था, आपने एक और फॉस्फेट जोड़ दिया, तो क्या बना, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। दिस वाज माय थर्ड रिएक्शन। यहाँ पे किसका एडिशन हुआ बच्चों, देयर इज एन एडिशन ऑफ फॉस्फोरस टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, हेंस दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन। अच्छा, फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन बच्चों कहां हुआ था, ग्लूकोज में, सेकंड फॉस्फोरिलेशन कहां हो रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो ये बच्चे, ये आपको स्टेप्स याद होना चाहिए। आपको नीट में या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स इन विच एटीपी इज कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलिसिस। क्वेश्चन एक बार फिर से सुने, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनमें एटीपी कंज्यूम होता है ग्लाइकोलिसिस में। तो ऐसे दो स्टेप्स हैं जिनमें एटीपी कंज्यूम होता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड द सेकंड स्टेप इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो ये दोनों स्टेप्स आपको याद रहने चाहिए जिनमें एटीपी का कंजम्पशन होता है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सर रेस्पिरेशन किस लिए है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी बनने के लिए रेस्पिरेशन होता है सर, तो आप तो यहां एटीपी यूज कर रहे हैं, ये क्या माजरा है। तो इसका मतलब समझे बच्चों, यहां आप इसके कुछ एटीपी लगा के ज्यादा एटीपी आपके पास मिलेगा। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो बच्चों आप क्या करते हो, खुद कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही यहां भी समझो कि ग्लाइकोलिसिस में स्टार्टिंग में आप कुछ एटीपी इन्वेस्ट करो, बाद में आपको कुछ एटीपी का प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ये आप याद रखो। तो यहां पे दो एटीपीज कंज्यूम्ड हुए बच्चों, और आप क्या बोलेंगे, ग्लूकोज से लेके फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यहां तक के प्रोसेस को आप साथ में बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, फॉर एटीपी जनरेशन। एटीपी जनरेशन के लिए आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए आपने क्या बोला इस फेज को, प्रिपरेटरी फेज। तो यहां तक आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद कैसे याद रखेंगे, मैंने बोला था फ्रुक्टोज 1, मेरा ट्रिक याद करो बच्चों, मैंने क्या बोला था, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट धप करके गिरेगा, पगल बन जाएगा। अच्छा, कोई सामान अगर गिरता है तो वो क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है उसका। तो वैसे ही जब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट गिरेगा तो वो ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन कैसा होगा बच्चों, इक्वल ब्रेक डाउन होगा। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज, तो आप क्या बताएंगे, देयर आर 6 कार्बन्स इन ग्लूकोज। तो बताओ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कितने कार्बन, यहां भी 6 कार्बन, यहां कितने, यहां भी 6 कार्बन, यहां भी 6 कार्बन। अब ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड जब ब्रेक डाउन होगा तो दो इक्वल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा, जिसको कहेंगे आप, ये एक 3 कार्बन होगा और ये भी 3 कार्बन होगा बच्चों। क्या फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट था, यस। तो 2 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट किसके साथ आ गया, धप के साथ आ गया, और एक फॉस्फेट किसके साथ आ गया, पगल के साथ आ गया। अब बच्चों आप लोग को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि व्हाट इज धप एंड व्हाट इज पगल। तो इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आपने याद रखना चाहिए बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टेप्स का, मैं वो मिटाने जा रहा हूं। तो बच्चों हमारा कहां तक हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब मैंने आपको क्या बताया था, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। मेरे ट्रिक में याद करो, मैंने क्या बोला था, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट दब करके गिरेगा, पगल बन जाएगा। अच्छा, कोई चीज अगर गिरता है तो वो क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, इसीलिए मैंने बोला ब्रेक डाउन होगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का। 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, धप एंड पगल। तो याद रखें आप, धप का फुल फॉर्म क्या होता है,
DHAP, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इसका फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड पगल का फुल फॉर्म है बच्चों फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो दिस इज एन एसीटोन एंड दिस इज एन एल्डिहाइड। तो धप एंड पगल आर एसीटोन एंड एल्डिहाइड्स। अब आपने बच्चों केमिस्ट्री में जनरल केमिस्ट्री पढ़ा होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा होगा बच्चों कि कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कीटोन्स और एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, फंक्शनल आइसोमर्स। इसका मतलब अब देखो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन वाले स्टेप का मैंने नाम क्या रखा था बच्चों, पिपसीओ, पायदा से याद रखो, IOPAIDA ऐसे याद रखो। तो PIP 3 स्टेप्स हो चुके, चौथे स्टेप का नाम क्या होगा बच्चों, क्लीवेज। क्या नाम होगा, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब ब्रेक डाउन। तो मैंने क्या बोला था, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन मींस क्लीवेज होगा, और वो क्या बनेगा, DHAPN3PGAL। नाउ अब क्या होगा बच्चों, मैंने बताया धप एंड पगल आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कीटोन्स और एल्डिहाइड्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो ये जो धप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पगल में। अब मेरा ट्रिक याद करो, मैंने ट्रिक में क्या बोला था, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट धप करके गिरेगा, पगल बन जाएगा। उसके बाद मैंने बोला कि पगल पगल रह जाएगा, क्या 3PGAL एक मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही है, यस। धप भी पगल बन जाएगा, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पगल फॉर्म होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। इसीलिए हमारे ट्रिक में क्या होता था कि पगल पगल रह जाएगा और धप पगल बन जाएगा। धप पगल बन जाएगा मतलब क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया बच्चों। किसमें कन्वर्जन हुआ, उसके फंक्शनल आइसोमर में। इसीलिए इस स्टेप का आपने क्या नाम रखा बच्चों, आइसोमराइजेशन। तो आफ्टर आइसोमराइजेशन व्हाट यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पगल। अब याद रखो इसके बाद का स्टेप पे ध्यान दो, ये आइसोमराइजेशन हो गया। इसके बाद वाला स्टेप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो अभी आपको कुछ बातें याद रखनी है। व्हाट आर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो बच्चों आपको ऑक्सीडेशन का मतलब पता होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों यहां क्या याद रखो आप, ऑक्सीडेशन वर्ड आया तो आपको क्या रिमूव करना है, हाइड्रोजन रिमूव करना है। और एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड। इसका फुल फॉर्म बोलो, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पीजीए का फुल फॉर्म याद रखें आप लोग, पीजीए का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो पीजीए मींस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो पगल से आपने क्या निकाला, हाइड्रोजन निकाला, और वो क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ऑन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चों ये हाइड्रोजन जो इसमें से निकला वो कहीं उसको कोई ना कोई एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, नाड नाम का एक एंजाइम होता है, को एंजाइम होता है, NAD नाम का एक को एंजाइम होता है। वो हाइड्रोजन को कौन लेगा, NAD ले लेगा और क्या बन जाएगा, NADH2 बन जाएगा, जिसे मैं सिंपली क्या बोलता हूं, नाड। हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, हाइड्रोजन को नाड ले लेगा और क्या बन जाएगा, नाडछू। मैं ऐसे याद रखता हूं। तो नाडछू यहां पे एक बना। आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। इस स्टेप, पूरे स्टेप का नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। आपने ऑक्सीडेशन किया मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया। हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद आपने क्या बनाया, NADH2 बनाया। अब इसको क्या करना है आपको बच्चों, फॉस्फोरिलेशन करना है इसका। तो इसका फॉस्फोरिलेशन करने के लिए इसमें आपको एक फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा। फॉस्फेट ऐड करने के लिए आप सबस्ट्रेट को देखो, सबस्ट्रेट में एक फॉस्फेट है और इसके प्रोडक्ट में बाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट हो गया।
तो एक फॉस्फेट आपको ऐड करना पड़ेगा। अब मैंने क्या बताया था बच्चों आपको स्टार्टिंग से कि कहीं भी अगर फॉस्फेट ऐड होता है तो फॉस्फेट का सोर्स क्या है, मैंने आपको बताया एटीपी। हर जगह आपको फॉस्फेट का सोर्स एटीपी मिलेगा, लेकिन सिर्फ ये ऐसा एक स्टेप है बच्चों जो 3 से 1,3-BPGA के कन्वर्जन में जो फॉस्फेट का सोर्स होता है वो एटीपी नहीं होता है, वो होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो 3 में फॉस्फेट कहां से आया, फॉस्फेट आया फॉस्फोरिक एसिड से, और क्या बन गया 1,3-BPGA। यहां तक हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे कितने स्टेप्स बचे बच्चों, 4। 7th स्टेप का नाम क्या है, एटीपी जनरेशन। तो 1,3-BPGA से क्या कन्वर्जन होगा बच्चों, 3PGA का। तो 1,3-BPGA, इसका सबस्ट्रेट चेक करो, यहां पे कितने फॉस्फेट है बच्चों, 2। कितने फॉस्फेट, 2। तो 2 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट नहीं है यहां पे। 3PGA में सिर्फ एक फॉस्फेट है। 3 मतलब 3rd कार्बन पे फॉस्फेट है, ना कि इसमें 3 फॉस्फेट है। तो यहां पे एक फॉस्फेट है और यहां पे कितना था, 2। तो 2 में से एक फॉस्फेट कहीं ना कहीं चला गया, तो इसको आपने क्या बोला बच्चों, लॉस ऑफ फॉस्फेट। और लॉस ऑफ फॉस्फेट को गेन कौन करेगा, एडीपी ले लेगा। बच्चों यहां देखो, यहां एटीपी टूटता था तो एडीपी प्लस आईपी बनता था। यहां फॉस्फेट जुड़ेगा, फॉस्फेट को अगर जोड़ना है तो फॉस्फेट जोड़ने के लिए कौन सबस्ट्रेट रहेगा, एडीपी। एडीपी को कौन ले लेगा, आईपी। फॉस्फोरस को कौन ले लेगा, एडीपी, और क्या बन जाएगा, एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां एक एटीपी का जनरेशन हुआ। इसके बाद देखो आप 3PGA था, मतलब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 3rd कार्बन पे फॉस्फेट था, और 2PGA बन गया, मतलब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2nd कार्बन पे फॉस्फेट आ गया। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 3rd कार्बन पे फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2nd कार्बन पे फॉस्फेट, क्या इनका फॉर्मूला सेम होगा, यस, क्योंकि इसमें सारी चीजें सेम है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, ये भी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। इसमें चेंज क्या हो रहा है बच्चों, सिर्फ फॉस्फोरस का पोजीशन चेंज हो रहा है। फॉस्फोरस का पोजीशन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनके स्ट्रक्चर्स अलग हो गए। स्ट्रक्चर्स अलग है लेकिन फॉर्मूला है सेम से, तो क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन। तो इस स्टेप का आप नाम क्या लिख दोगे, आइसोमराइजेशन। सो दिस वाज आइसोमराइजेशन। नाउ बच्चों आइसोमराइजेशन के बाद कौन सा स्टेप है, डिहाइड्रेशन। अब बच्चों कहीं भी अगर आपको डी वर्ड आता है, डी मींस रिमूवल, तो आपको क्या करना होता है, इसके आगे जो वर्ड है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस वाटर, लेकिन इसके आगे क्या लग गया, डी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ वाटर। तो 2PGA से पीपा के स्टेप में आपको क्या करना रहता है, सिंपली H2O को रिमूव करना है। तो इससे आपका कन्वर्ट हो जाएगा पीपा। पीपा का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, मैं सारे फुल फॉर्म यहां लिख रहा हूं तो वो आप ले लें। पीपा मतलब फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड। तो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है ऑन रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम 2PGA। नाउ अब क्या होगा, लास्ट स्टेप इज आल्सो एन एटीपी जनरेशन। इसका नाम बोलो क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और इसका नाम है पायरुविक एसिड। तो बच्चों क्या इसमें फॉस्फेट था, यस, इसमें फॉस्फेट है क्या, नहीं। तो मतलब फॉस्फेट इसमें से निकल गया, तो इसका फॉस्फेट कौन ले लेगा, फॉस्फेट लेने वाला कौन है, एडीपी, और क्या बन जाएगा, एटीपी। तो यहां भी किसका फॉर्मेशन हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये था बच्चों सारे रिएक्शंस में। अब मैंने, आप याद करो ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन। ग्लाइकोलिसिस के डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था, इट इज द स्टेप वाइज। तो क्या इसमें स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, यस। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, इसका मतलब जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो स्टेप में हो रहा है। देखो पहले ग्लूकोज बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो हर स्टेप्स में एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उन एंजाइम्स का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। तो एंजाइम्स का नाम भी याद रखने के लिए सिंपली एक लॉजिक लगाना है आपको, अभी वो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों एंजाइम्स का नाम लिखने के स्टेप्स अभी मैं आपको बता रहा हूं, वो बहुत ध्यान से सुनो।
तो सबसे पहला स्टेप होगा, जिस भी स्टेप में आपको एंजाइम का नाम लिखना है उसके सबस्ट्रेट को देखो एंड सी वेदर देयर इज फॉस्फोरस प्रेजेंट और नॉट। अगर फॉस्फोरस नहीं है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर उसमें फॉस्फोरस का प्रेजेंस होगा तो आप वर्ड यूज करेंगे फॉस्फो। ये पहला स्टेप था। पहला स्टेप क्या है, आपको चेक करना है सबस्ट्रेट के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर प्रेजेंट होगा तो आपको कौन सा वर्ड लिखना होगा, फॉस्फो वर्ड लिखना होगा, यहां पे फॉस्फो। नहीं प्रेजेंट है तो चेक करना है, सेकेंड स्टेप है आपको सबस्ट्रेट में कितने कार्बन है वो चेक करना है। क्या इस सबस्ट्रेट में 6 कार्बन है, अगर 6 कार्बन होगा तो आपको वर्ड यूज करना है हेक्सो। अगर 3 कार्बन है तो आपको वर्ड यूज करना होता है ट्रायोस। तो ये सब ध्यान रखते हुए हम लोग एंजाइम्स के नाम लिखेंगे। अब तो फर्स्ट स्टेप में एंजाइम का नाम लिखने के लिए सबस्ट्रेट को देखो, सबस्ट्रेट के अंदर क्या फॉस्फोरस प्रेजेंट है, नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो आपको फॉस्फो नहीं लिखना है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है बच्चों, सेकंड स्टेप कार्बन नंबर। तो इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए आपको वर्ड लिखना होता है हेक्सो। अब बच्चों उसके बाद चेक करना है कि प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो रिएक्शन में फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। जब रिएक्शन में फॉस्फोरिलेशन होगा तो आप लिखेंगे काइनेस। क्या लिखेंगे, काइनेस। तो यहां के एंजाइम का नाम हो जाएगा काइनेस। और मैं सारे एंजाइम्स को सर्कल कर रहा हूं। अब सेकेंड स्टेप को देखो, सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो इसके सबस्ट्रेट में फॉस्फेट प्रेजेंट है। अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो आपको वर्ड कौन सा यूज करना है, फॉस्फो। बच्चों आपने फॉस्फो यूज किया, उसके बाद आपको कार्बन नंबर चेक करना है। कार्बन नंबर है 6 के लिए वर्ड यूज करेंगे हेक्सो। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे फॉस्फेट का एडिशन नहीं हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन नहीं हो रहा है। यहां क्या हो रहा है बच्चों, आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन जहां होगा वहां के लिए आप बोलेंगे आइसोमरेस। तो सेकंड स्टेप के एंजाइम का नाम हो गया आइसोमरेस। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों, एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। तो फॉस्फोरिलेशन के लिए एंजाइम का नाम किससे एंड होता है, काइनेस से। इसके आगे क्या लिखेंगे, आप सबस्ट्रेट को चेक करेंगे, सबस्ट्रेट में फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे फॉस्फो। कार्बन नंबर कितने हैं, तो 6, तो क्या बोलेंगे हेक्सो। क्या हो रहा है इसमें, फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, काइनेस। तो ये बच्चों अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो किसी भी स्टेप में एंजाइम्स का नाम आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखो, तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना था। अब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट क्या हुआ था, मेरा ट्रिक याद करो, धप करके गिरा था, कोई चीज गिरा। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 गिरा कैसे, तो हिलते डुलते गिरा था। तो हिलने डुलने में एक वर्ड आया डोल। तो डोल से याद रखेंगे आप, यहां के एंजाइम का नाम है एल्डोलेस। तो यहां के एंजाइम का नाम हो गया बच्चों एल्डोलेस। अब इस स्टेप के एंजाइम का नाम आपको याद रखना है। मैं सारे एंजाइम्स को सर्कल कर रहा हूं ताकि आपको पहचान में। तो यहां के एंजाइम का नाम हो जाएगा, अब धप क्या बना, पगल बना। तो यहां क्या हो रहा है बच्चों, आइसोमराइजेशन हो रहा है। तो यहां के एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, एंड कैसे होगा, तो एंड होगा आइसोमरेस से। अब आपको क्या चेक करना है, इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है या नहीं। अगर फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, फॉस्फो। कार्बन नंबर कितने हैं, 3, तो 3 के लिए आपको वर्ड यूज करना है ट्रायोस। तो इस एंजाइम का नाम क्या हो गया बच्चों, फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेस। फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेस। अब इसके बाद ध्यान दे बच्चों, ये स्टेप में चेक करें, 3PgAl से क्या बना, 1,3-BiPJ। यहां पे क्या हुआ बच्चों, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। तो जहां कहीं भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा वहां पे एंजाइम का नाम आप लिख देंगे सिंपली डिहाइड्रोजिनेस। तो यहां के एंजाइम का नाम हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस स्टेप के एंजाइम का नाम हो गया डिहाइड्रोजिनेस। यहां पे क्या होगा बच्चों, इसके सबस्ट्रेट को देखो, सबस्ट्रेट कौन है, 1,3-BiPJ। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। इसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट है और इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन, अब फॉस्फेट प्रेजेंट है, इसके लिए कौन सा वर्ड, फॉस्फो।
फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो फॉस्फो, कार्बन नंबर गिनो 3, तो 3 तो ट्रायोस, उसके बाद क्या आ जाएगा काइनेस, तो यहां के एंजाइम का नाम हो जाएगा फॉस्फोट्रायोस काइनेस। अब यहां क्या होगा, यहां भी वही करो फॉस्फो, क्यों, क्योंकि यहां पे फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो फॉस्फो ट्रायोस, क्यों, क्योंकि 3 कार्बन, क्या हो रहा है यहाँ आइसोमराइजेशन, तो यहाँ के एंजाइम का नाम हो जाएगा आइसोमरेज। इसके बाद बच्चों यहां पे लास्ट सेकेंड स्टेप में जहां पे क्या हो रहा था वाटर का रिमूवल, यहां पे आप सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम का नाम नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर एंजाइम का नाम लिखेंगे। प्रोडक्ट क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, तो इसके नाम में इनॉल वर्ड आ रहा है, उसी वर्ड से एंजाइम का नाम है जिसमें आप बोलते हैं इनोलेज। और लास्ट स्टेप बच्चों क्या हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहां भी क्या हो रहा है बच्चों, फॉस्फोरिलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ, यहां भी फॉस्फोरस का इन्वॉल्वमेंट है, तो जहां कहीं भी फॉस्फोरस का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पे आप क्या बोलेंगे, काइनेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोलिसिस। सो दिस इज द फाइनल we have done with the glycolysis. इस ग्लाइकोलिसिस में मैंने आपको क्या क्या बताया, ग्लाइकोलिसिस के सबस्ट्रेट्स को याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया, जो कि ट्रिक ऐसा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, धप करके गिरेगा, पागल बन जाएगा, पागल पागल रह जाएगा, धप पागल बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पगल आर फॉर्म। पगल को दारू पिलाना है तो कैसे पिलाओगे, 1,3 बाई पीजीए, 3 पीजीए, 2 पीजीए, पीपा, फिर लास्ट में उसका क्या हो जाएगा, पा। इस हिसाब से आप सारे सबस्ट्रेट्स याद रख सकते हैं। सबस्ट्रेट्स के बाद आपको क्या याद रखना है, स्टेप्स के नाम। स्टेप्स के नाम याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया जो कि ऐसा है, पिप्सियो पायदा, P फॉर फॉस्फोरिलेशन, I फॉर आइसोमराइजेशन, फिर आएगा फॉस्फोरिलेशन 2, फिर C फॉर क्लीवेज, I फॉर आइसोमराइजेशन, OP साथ में लिखना है आपको, और OP से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फिर आएगा ATP जनरेशन, ATP जनरेशन के बाद आता है आइसोमराइजेशन, देन डिहाइड्रेशन एंड अगेन ATP जनरेशन। ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपको पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको एंजाइम्स के नाम कैसे लिखने हैं बच्चों, तो एंजाइम्स के नाम सबस्ट्रेट्स के ऊपर लिखना है। सबस्ट्रेट्स में अगर फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो आप यूज करेंगे वर्ड फॉस्फो, अगर नहीं प्रेजेंट है तो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कार्बन नंबर को देख के। कार्बन नंबर अगर 6 है तो हेक्सो, 3 है तो ट्रायोस, अगर फॉस्फोरिलेशन हो रहा है तो काइनेज यूज करना है, अगर आइसोमराइजेशन हो रहा है तो आइसोमरेज वर्ड यूज करना है। आपके यहाँ 2 एक्सेप्शंस हैं जो सबस्ट्रेट्स के ऊपर नहीं थे। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट वाले एंजाइम का नाम कैसे याद रखा मैंने, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट धप करके गिरता है। कोई चीज गिरेगा कैसे, जब हिलते डुलते रहेगा, तो डोलने वर्ड में डोल है, इसीलिए यहाँ के एंजाइम का नाम मैंने कैसे याद रखा है, एल्डोलेस। वैसे ही आप भी याद रख सकते हैं। लास्ट सेकेंड स्टेप में आपके एंजाइम का नाम हो जाता है इनोलेस, जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर नहीं प्रोडक्ट के ऊपर होता है। तो ये था हमारा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का समरी भी मैंने दे दिया है। आपको इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो बच्चों एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं। एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस लिखने के लिए आप लोग सिंपली एक बार ग्लाइकोलिसिस को देखो और चेक करो कि एटीपी, टोटल एटीपी कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ग्लाइकोलिसिस में। तो अब ये चेक करने के लिए आपको याद करो, मैंने ट्रिक बताया था पिप्सियो पायदा। पिप्सियो पायदा में ए 2 बार आ रहा था, तो एटीपी जनरेशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। कौन कौन स्टेप में हो रहा है चेक करो। एक तो 1,3 बाई पीजीए से 3 पीजीए के स्टेप में बन रहा है, और एक पीपा से पा के स्टेप में एटीपी बन रहा है। अब आपको यहां से पता चला कि एक एटीपी यहां फॉर्म हो रहा है, एक एटीपी यहां फॉर्म हो रहा है। बट आप चेक करो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 पगल के बाद सारे मॉलिक्यूल्स 2-2 इन नंबर हैं, दे आर 2 इन नंबर। यहां पे फ्रुक्टोज कितना था, 1 मॉलिक्यूल था, ये 1 मॉलिक्यूल टूटा था तब जाके 2 मॉलिक्यूल्स 3 पगल के बने थे। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू होंगे। 2 मॉलिक्यूल्स कैसे कंटिन्यू हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल 3 पगल किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल 1,3 बाई पीजीए में। अब 2 मॉलिक्यूल 1,3 बाई पीजीए
दो मॉलिक्यूल 3 में कन्वर्ट होगा, एक मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी, तो दो मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे दो एटीपी फॉर्म होगा। यहाँ भी कितना है, दो मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल के लिए दो एटीपी, तो टोटल आपके नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टोटल 4 एटीपीज फॉर्म होते हैं। आपको ये स्टेप, कौन से स्टेप में एटीपी प्रोड्यूस होता है, आपको ये भी याद रखना चाहिए। तो स्टेप का पहला स्टेप है 1,3 बाय पीजीए से 3 पीजीए के स्टेप में ये दो मॉलिक्यूल होता है, ये भी दो मॉलिक्यूल होता है, इसलिए 2 एटीपी यहां पे बनते हैं। और पी पा से पा के स्टेप में ये भी दो मॉलिक्यूल, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, तो टोटल 2 एटीपीज। तो टोटल आपको पता चल गया कि 2 एटीपी यहां पे प्रोड्यूस्ड होता है। बट इसके प्रिपरेटरी फेज में, ग्लाइकोलिसिस के प्रिपरेटरी फेज में मैंने आपको क्या बताया था, कुछ एटीपीज कंज्यूम भी होते हैं। तो वो जो एटीपीज कंज्यूम होते हैं उसका कितना नंबर है, एक एटीपी तो यहां कंज्यूम हो रहा है और एक एटीपी यहां कंज्यूम हो रहा है, तो टोटल 2 एटीपीज कंज्यूम हो रहे हैं। तो आपको लिखना है नंबर ऑफ एटीपीज यूज्ड कितने हैं बच्चों, 2। तो नेट गेन कितना हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड माइनस यूज्ड। हमेशा नेट गेन अगर आपको निकालना है तो क्या करते हैं आप, प्रोड्यूस्ड माइनस यूज्ड। प्रोड्यूस्ड कितना है 4, यूज्ड कितना है 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2। So how much is the net gain of glycolysis? The net gain of glycolysis is 2 ATP and हमें एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एटीपी भी मिलता है जिसे कहते हैं हम NADH2, दैट इज नाडछू। मैं ऐसे याद रखता हूं नाडछू। तो नाडछू जाता है ETS में और वहां एक नाडछू से 3 एटीपीज का फॉर्मेशन होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। इस फनी ट्रिक से आप पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस अच्छे से याद करें और एक दो बार इसे रिवाइज करने के बाद आप भी ग्लाइकोलिसिस में मास्टर हो जाएंगे। तो गाइस, हमने पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस देखा, वो कैसे होते हैं, एक एक रिएक्शंस को मैंने डिटेल में समझाया आपको। अब उसके ऊपर हम कैसे एमसीक्यूज नीट में पूछे जा सकते हैं वैसे एमसीक्यूज अभी हम डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों में कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी मैंने कुछ 10 एमसीक्यूज यहां पे लिखे हुए हैं, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला एमसीक्यू ध्यान से देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेज इन रेस्पिरेशन इज। तो बच्चों याद करो फर्स्ट लेक्चर मेरा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो वहां पे मैंने बताया था रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है बच्चों, ग्लाइकोलिसिस। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शंस चेक करो। ऑप्शन ए ग्लाइकोलिसिस, बी क्रेब्स साइकिल, सी ETS। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ग्लाइकोलिसिस। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखो, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड इन। अब बच्चों आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया वो याद करो, और ग्लाइकोलिसिस में मैंने क्या बताया था, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होता है और वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड। उसके डेफिनेशन में भी बताया था कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस इज डिफाइंड एज द स्टेप वाइज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो बच्चों मेरे एक एक वर्ड्स को बहुत ध्यान से आप याद किया करो, और नोट चाहिए तो वो कहीं ना कहीं आप नोट किया करो। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज इज, क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड इन। तो ऑप्शंस देखो जरा, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में तो नहीं, C4 साइकिल और C3 साइकिल, ये दोनों तो बच्चों फोटोसिंथेसिस में आते हैं। ऑप्शन क्या आता है आपका, ग्लाइकोलिसिस, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज। वापस या तो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप याद करो या तो उसका डेफिनेशन याद करो। मैं डेफिनेशन से बताता हूं। ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द स्टेप वाइज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स, 2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, चेक करो। ऑप्शन ए 1 नहीं होगा, बी 2, तो यही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज। तो पूरा ग्लाइकोलिसिस का फ्लो चार्ट याद करो।
कैसा था, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, धप करके गिरेगा, पगल बन जाएगा, पगल पगल रह जाएगा, धप पगल बन जाएगा। 10 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पगल आर फॉर्म। अब पगल को दारू पिलाओ, 1 3 बाई पीजीए, 3 पीजीए, 2 पीजीए, पी पा पा। तो यहां बच्चों आप जब उस रिएक्शंस को याद करोगे तो किसी भी स्टेप में आपको ऑक्सीजन का यूज होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है क्या ग्लूकोज में कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज होता है क्या? नहीं, ग्लूकोज के एक भी मॉलिक्यूल यूज नहीं होते। इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए 6 नहीं, बी 2 नहीं, सी 4 नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी 0 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। बच्चों हमेशा याद रखो, अभी के लिए फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज कौन से स्टेप में होता है? ATS में होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज। तो इसका आंसर क्या होगा? वापस ग्लाइकोलिसिस के पूरे रिएक्शंस को देखो, वहां पे जब आप सारे रिएक्शंस को देखोगे तो किसी भी स्टेप में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? अभी मैं आपको बताता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कौन कौन से स्टेप्स में होता है। एक तो लिंक चेन रिएक्शन, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिंक चेन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे। और आपको क्रेब्स साइकिल पढ़ाऊंगा, वहां पे आपके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हुए दिखेंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आता है बच्चों? ग्लाइकोलिसिस में एक भी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म या फिर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 0 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबर ऑफ एटीपीज कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज। ये तो एनर्जेटिक्स की बात हो गई। मैंने लास्ट ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में क्या बताया आपको? एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस में क्या बताया? टोटल नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज इक्वल टू 4। उसके बाद प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, वहां पे एक एटीपी यूज हुआ था। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना था, वहां पे भी एक एटीपी यूज हुआ था। तो पूरे ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपीज यूज हुए थे बच्चों? 2। तो यहां पे पूछा क्या है? नंबर ऑफ एटीपीज कंज्यूम इन ग्लाइकोलिसिस। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए आ जाएगा। आंसर इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज आर कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलिसिस। अब नेक्स्ट आ जाओ। तो बच्चों क्या पूछा है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज। तो मैंने आपको DHAP और पगल ये बताया था। ये किससे बना था? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से बना था, टूट के बना था। तो मैंने आपको बताया था कि ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है और ये जब ब्रेक डाउन होता है तो इक्वल कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। दप भी 3 कार्बन कंपाउंड है और पगल भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो उसने यही पूछा है कि DHAP मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कितना कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड है क्या? नहीं, चेक करो 3 है यहाँ आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा बी 3 कार्बन कंपाउंड। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज 3 कार्बन कंपाउंड। अब 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पायरुविक एसिड। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कार्बन एटम्स पायरुविक एसिड में कितने होते हैं ये बताता हूं मैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मैं आपको स्ट्रक्चर याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूं। आप CH3 बोलोगे, C डबल बॉन्ड O COOH, दिस इज पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड है बच्चों। तो इसको मैं याद कैसे रखता हूं? CH3 को मैं बोलता हूं छतरी। क्या बोलता हूं? छतरी। CO चूहे। छतरी CO चूहे से आपको क्या याद हो जाएगा? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COOH। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? पायरुविक एसिड का। अब इस फॉर्मूले को देख के पता चलेगा, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दिस फॉर्मूला। 1 2 3। तो कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है पायरुविक एसिड में? 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों आपका? बी। टोटल 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पायरुविक एसिड। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। रेस्पिरेशन इज फाउंड इन। तो रेस्पिरेशन कहां कहां होता है बच्चों? तो मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन इज फाउंड इन बैक्टीरिया, एनारोबिक टाइप। कौन सा टाइप होता है बच्चों? एनारोबिक। फिर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब ही बैक्टीरिया बच्चों। प्रोकैरियोट्स में कौन आता है? मोनेरेंस। और मोनेरेंस के अंदर कौन आता है? बैक्टीरिया। सो यस, रेस्पिरेशन इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स आल्सो।
उसके बाद ओनली एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर भी रहता है, ऑप्शन डी आएगा आपका, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी हो रहा है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी हो रहा है, एनिमल्स के अंदर भी हो रहा है, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल दिस आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। 10th क्वेश्चन है सबस्ट्रेट इन ग्लाइकोलिसिस इज, तो ग्लाइकोलिसिस का मेजर सबस्ट्रेट, मेन सबस्ट्रेट क्या है, तो आप ग्लाइकोलिसिस याद करो, ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट कहां से हो रहा था, ग्लूकोज से, तो इसका मतलब उसका मेन सबस्ट्रेट कौन होगा, ग्लूकोज। फ्रुक्टोज होगा क्या, नहीं। पायरुविक एसिड होगा क्या, नहीं। पायरुविक एसिड तो उसका प्रोडक्ट हो गया, आंसर आपका आ जाएगा ग्लूकोज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो बच्चों वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस फॉर ग्लाइकोलिसिस। आप लोग जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है या फिर अगर नहीं है तो आप रेफरेंस बुक्स लो और उन रेफरेंस बुक्स से ग्लाइकोलिसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप मेरे वीडियो को रिवाइज करो, वापस क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग केमिकल ज्ञान।